नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स उसको पढ़ रहे होंगे। तो देखिएगा, इसमें हम लोगों ने जनवरी मंथ में मतलब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए एक अगले पार्ट पर आते हैं। और अगले पार्ट में देखिएगा, सबसे पहली जो खबर है वो इस तरीके से है। देखो, सूचकांक पर हम बात करते हैं। दो सूचकांक जो जनवरी के महीने में मतलब जारी किए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला सूचकांक है जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, या हम इसे कह सकते हैं CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कह सकते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको हम कह सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, जो इंडेक्स है ये इसे कौन जारी करता है, तो ये एक जारी किया जाता है, एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। फिर कौन जारी करता है, तो ये जारी किया जाता है, देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये जर्मनी की संस्था है। ये कहाँ की संस्था है, ये जो है जर्मनी की संस्था है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो इस सूचकांक को जारी करती है। देखिएगा, कोई भी सूचकांक अगर एग्जाम में आता है तो वहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं उन सब पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इस सूचकांक की, तो इस सूचकांक में ये 180 देशों का जारी किया गया था। इसमें क्या करा गया, 180 देशों का इसमें आंकड़ा लिया गया था। तो इसमें अगर हम बात करें इस सूचकांक में, तो इसमें अगर हम बात करें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है वो है न्यूजीलैंड का। और इसके साथ साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड को इसमें संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, जो ये सूचकांक है। अब हम अगर बात करें यहां से कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो था इसमें देखिएगा, इसमें भारत का 86वां स्थान था। भारत का स्थान कौन सा था, 86वां स्थान था भारत का इस वर्ष। और जो पिछले वर्ष स्थान रहा था भारत का, वो रहा था 80वां स्थान। क्या था पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, तो पिछले वर्ष जो था इसमें 80वां स्थान रहा था। मतलब कि इस वर्ष जो है 6 स्थान, मतलब हम 6 पायदान नीचे मतलब आए हैं। देखो, जिसका स्थान पहला होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर भ्रष्टाचार कम होगा। वहां पर क्या, भ्रष्टाचार कम होगा। और अगर हम बात करें सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां पर है, तो वो सबसे अधिक जो मतलब अंतिम स्थान है वो है सोमालिया का। अंतिम स्थान किसका है इसमें, अंतिम अगर स्थान की हम बात करें तो अंतिम स्थान है इसमें सोमालिया का। अंतिम स्थान किसका है इसमें, सोमालिया का इसमें अंतिम स्थान है। इस तरीके से हमने देखा। देखो, अगर हम बात करें सोमालिया की, जो सोमालिया है, देखो अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है मोगादिशु। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है शिलिंग। मुद्रा क्या है यहाँ की, शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। और मोगादिशु यहाँ की राजधानी है। इस तरीके से हमने बात की। अब देखो, अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, देखिएगा अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो देखिएगा न्यूजीलैंड के बारे में हम देखें अगर यहां से, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा मतलब इसके बारे में है। जो न्यूजीलैंड है इसे कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। क्या कहते हैं इसको, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है, जो नस्ल है, जो जाति है, वो लगभग ब्रिटेन से मतलब मिली हुई है। क्या है, ब्रिटेन है वहां से क्या है, मिली हुई है। इस तरीके से इसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, देखो तो यहाँ की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। और इस वेलिंगटन को कहा जाता है विश्व की दक्षिणतम राजधानी, इसको कहा जाता है। बात क्लियर हुई। यहाँ की मुद्रा जो है वो डॉलर है। मुद्रा क्या है, डॉलर मुद्रा है न्यूजीलैंड की। और यहाँ पर जो क्या हुआ था, सर्वप्रथम महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, सर्वप्रथम
महिलाओं को वोटिंग का अधिकार यहां पर दिया गया था। बात क्लियर हुई? यहां पर क्या हुआ था? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आता है बहुत बार कि बताइएगा किस देश में महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग का अधिकार दिया गया, तो वो देश कौन सा था? वो देश था न्यूजीलैंड। अब देखो अगर हम बात करें इसके आगे के लिए कि हमारे भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब दिया गया, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं बड़े अच्छे से चीजों को कि हमारे भारत में 1926 में भारत में अधिकार दिया गया था महिलाओं को। क्या हुआ था? 1926 में क्या हुआ था? 1926 में भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। 1919 का अधिनियम आया था। 1919 के अधिनियम के तहत महिलाएं जो थी वो भारत में वोट डाल सकती थी, और सबसे पहले जो वोट डाला महिलाओं ने, मतलब अपने मत का प्रयोग किया, वो किया था प्रयोग 1926 में। तो इस तरीके से चीजों को हम याद रख सकते हैं जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो अगली बात हम अगर करें यहां से, देखो डेनमार्क की अगर हम बात करें तो जो डेनमार्क देखो है, डेनमार्क की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। राजधानी क्या है यहाँ की? डेनमार्क की राजधानी तो है यहाँ की कोपेनहेगन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोना। मुद्रा क्या है यहाँ की? क्रोना यहाँ की मुद्रा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस सूचकांक में पहला स्थान किसका था, भारत का स्थान कौन सा था, और उनसे जुड़े हुए सारे के सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहां तक हमने सब देखे। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और अगला सूचकांक एक वो इस तरीके से है, देखिएगा अगला सूचकांक की अगर हम बात करें यहां से, देखो अभी जो नीति आयोग है एक सूचकांक है, देखो इसे कहा जाता है भारत नवाचार सूचकांक। क्या कहते हैं? देखो भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक कहते हैं, या इसे हम कहते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी इसे हम कह देते हैं। ये जो सूचकांक होता है, ये सूचकांक देखो ये जारी किया था नीति आयोग ने। किसने जारी किया था? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये किसने जारी किया है इसको? जो नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है उसके बारे में देखो अभी हम सब चीज देखेंगे। तो ये किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। और ये जो सूचकांक होता है नवाचार सूचकांक, ये जो हमारे यहाँ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए सूचकांक जारी होता है। किसके लिए होता है? राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाता है। ये देखो अगर हम बात करें इस सूचकांक की, तो ये जो सूचकांक है 3 श्रेणियों में मतलब इसमें देते हैं। देखो क्या होता है, ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है ये सूचकांक, जिसमें देखिएगा सबसे पहले आता है जो बड़े राज्य हैं उनके लिए। किनके लिए आता है? बड़े राज्यों के लिए आता है। नंबर 2 इसमें आता है ये जो हमारे उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो पर्वतीय राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? जो पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य हैं। और तीसरा जो सूचकांक है ये तीसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश ओब्लिक छोटे राज्यों के लिए। तो 3 तरीके से इसको हम बांटते हैं, मतलब 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है जो नवाचार सूचकांक होता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें इसमें जो बड़े राज्य होते हैं, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है इसमें कर्नाटक। क्या है कर्नाटक का? इसमें पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। और अंतिम स्थान पर इसमें बिहार का स्थान आया है।
अंतिम स्थान पर किसका स्थान आया है? बिहार का स्थान आया है। जो हमारे पूर्वोत्तर मतलब कि उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, या आपका नागालैंड है, मणिपुर है, ये जो सब राज्य हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये क्या है? ये सबके सब राज्य हमारे पर्वतीय राज्य में या पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो पहला स्थान दिया गया है, ये पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान इसमें है हिमाचल प्रदेश का। और अगर हम बात करें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं या जो छोटे राज्य हैं, तो उन राज्यों में ये जो दिया गया है प्रथम स्थान, ये आया है दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। तो बात यहां तक हमने क्लियर की कि किस तरीके से यहाँ पर देखा हमने सूचकांक के बारे में चीजें पढ़ी। अब देखो अगर हम बात करें यहां से इस सूचकांक के बारे में, अगली बात देखो इसमें आती है कि नीति आयोग क्या है। अगली बात क्या आती है इसमें कि जो नीति आयोग है, देखो ये क्या है। अगर हम बात करें नीति आयोग की तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो नीति आयोग है, अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हम इसको कह देते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई। देखो जो नीति आयोग है ये क्या करता है, ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक, योजना आयोग का मतलब होता था कि 5-5 वर्ष के लिए हमारे भारत में मतलब प्लानिंग होती थी। 5 इयर्स मतलब 5 साल, आने वाले 5 वर्षों में क्या काम होगा, इस तरीके से मतलब प्लानिंग बनती थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में जो नीति बनती है जो हमारे देश में, वो इस आयोग के द्वारा बनाई जाती है। पहले क्या था, योजना आयोग था। ठीक, अब अगर हम बात करें इस नीति आयोग की, तो इसकी जो स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब देखो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से इसको समझेंगे क्योंकि हमारे संविधान में किसी में भी मतलब इसका उल्लेख नहीं है। क्या है कि जो नीति आयोग है मतलब संविधान के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद, किसी भी भाग में क्या है, इसका अनुच्छेद मतलब उल्लेख नहीं है जो आपका नीति आयोग, इसलिए कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय है। अब देखो अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके देखो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देखो यहां से है आता है, उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार। और इसके जो सीईओ हैं मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अगर हम बात करें इसके, तो वो हैं अमिताभ कांत। कौन है? जो अमिताभ कांत हैं वो क्या है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। क्या है? अमिताभ कांत क्या है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इस तरीके से जो नीति आयोग है किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है, मतलब कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे भारत में योजना तैयार करना इसका काम होता है। योजना आयोग के स्थान पर ही आया है, मतलब कौन कौन सी नीति बनेंगी भारत में इससे कि भारत का विकास हो। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं और सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं इसके अमिताभ कांत। तो इतनी चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं, उन सब पर हमने यहाँ चर्चा की। फुल फॉर्म आ सकती है, अध्यक्ष कौन है वो आ सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये जो सब चीजें हैं वो क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब देखो अगली खबर पर हम आते हैं, और अगली खबर जो इस तरीके से है,
आपको पता होगा कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स जो क्या है, ये निजी क्षेत्र की एक अंतरिक्ष कंपनी है। क्या है ये? निजी क्षेत्र की एक अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, इसने जो क्या करा है, इसने 143 उपग्रह, इसने क्या करा देखो 143 उपग्रह और इनका क्या करा है प्रक्षेपण एक साथ किया है। मतलब एक साथ 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसने किया है, जो अभी तक किसी भी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा किए गए अब तक सबसे अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण है। क्या है? सर्वाधिक संख्या में उपग्रह प्रक्षेपण किया है इसने। अब देखो अगर हम बात करें ये प्रक्षेपण देखो हुआ कहां से है, तो ये हुआ है एक स्पेस स्टेशन है। क्या है? स्पेस स्टेशन है, और ये जो स्पेस स्टेशन है वो है कैप कैनवेरल में। कहां है? कैप कैनवेरल में है, जो फ्लोरिडा यूएसए में ही पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज समझी कि इसने क्या करा है, एक साथ मतलब एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित किए। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बताइएगा कि अभी हाल ही में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, तो उसका नाम है स्पेस एक्स। उसके अलावा स्पेस एक्स ने एक साथ कितने उपग्रह प्रक्षेपित करके कीर्तिमान बनाया है, तो वो 143 उपग्रह हैं। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। देखो अगर हम बात करें इससे पहले की, अगर कि इससे पहले क्या हुआ, तो देखिएगा तो एक कंपनी थी, इसका नाम था नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी। क्या थी? नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी थी। ये भी एक एयरोस्पेस कंपनी थी। इसने देखो क्या करा था, इसने 108 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, 108 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था, और ये हुआ था 2018 में। अगर हम बात करें इसके अलावा देखो, तो इसके अलावा देखो अगर हम बात करें अपने भारत की, तो हमारे भारत ने 2017 में, यानी कि इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। क्या करते इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। इसरो ने 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे एक साथ। तो इनसे पहले इनका रिकॉर्ड था जो कि टूट गया है। देखो इसरो के बारे में अगर हम देखें, तो इसरो के बारे में हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो इस तरीके से क्या है कि चीजों को हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो फैक्ट होते हैं वो सब जुड़ते रहे। तो आप इसरो के बारे में पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसरो के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो बात यहां तक कंप्लीट हुई कि किसने सबसे अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर देखो क्या है। अगली खबर इस तरीके से है कि एक शब्दावली हम देखते हैं जिसका नाम है ई एपिक। क्या है? ई एपिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि देखो ये क्या है, ये एक जो हमारा मतदाता पहचान पत्र होता है, मतदाता पहचान पत्र का एक डिजिटल रूप है। ये क्या है देखो, ये क्या है, ये मतदाता
मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल रूप है। ये क्या है? मतदाता पहचान पत्र का जो है एक डिजिटल रूप है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप जो है अपने मोबाइल से पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? अगर आपका नाम वोटर आईडी में है तो आप जो है मोबाइल से क्या कर सकते हैं? मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं अपना पहचान पत्र जो है मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम आगे की ओर इसमें देखें कि इसकी शुरुआत कब हुई, देखो तो अगर इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे बड़े अच्छे से कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया गया था? इस दिन को मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो हमारे केंद्रीय विधि मंत्री हैं जिनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद ने इसको शुरू किया था। किसने किया शुरुआत इसकी? केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इसको शुरू किया था, जो आपका ये ई एपिक है। देखो, अगली बात ये आ जाती है कि कोई भी दिवस है अगर तो उस दिवस के बारे में थीम पूछ लेता है। क्या पूछता है कि भाई बताओ कि इस वर्ष राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो इसकी अगर हम बात करें थीम की, तो इसकी जो थीम थी वो थी युवा उत्साह नए भारत का। थीम क्या थी इसकी? युवा उत्साह नए भारत का इसकी थीम। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। अब देखिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखो इसमें और अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि एक है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। क्या है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है। इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके क्या है? जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, देखो ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ है ये? गुजरात के सौराष्ट्र में है। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बने हैं इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखो इसका अध्यक्ष, इनसे पहले कौन थे? तो अगर हम बात करें पूर्व की, तो पूर्व में देखो कौन थे? पूर्व में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री केशुभाई पटेल। श्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया था, जिनके निधन के कारण क्या करा गया? ये अक्टूबर से पद खाली थे। निधन कब हुआ? देखो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2020 में। तब से ये पद खाली था। देखो जो केशुभाई पटेल थे ये गुजरात के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा नेता भी थे। ठीक है, तो इनसे पहले ये थे, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है? अब जो है नरेंद्र मोदी को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जो सोमनाथ मंदिर की जो समिति है, जो उसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस तरीके से चीजों को हम याद रख सकते हैं। अब देखिएगा अगली खबर पर हम बात करते हैं। और अगली खबर देखो किस तरीके से है। अगली खबर है, देखो एक महोत्सव है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो आपको पता होगा
कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। और एक अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये मनाते हैं 12 अगस्त को। बात क्लियर हुई? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर क्या करा गया? स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर। क्या ये किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर क्या करा गया? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक? देखो, अगर हम बात करें थीम की, इसकी थीम क्या है? देखो, इसकी जो थीम है वो है युवा उत्साह नए भारत का। पहले हमने मदद वाली जो थीम थी वो ये नहीं थी, वो गलती से मैं धोखे से बोल दी थी मैंने। तो इसकी जो थीम है वो देखो क्या है? वो है युवा उत्साह नए भारत का। थीम क्या है इसकी? युवा उत्साह नए भारत का। जो थीम है वो राष्ट्रीय युवा दिवस की है, ना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो धोखे से मैंने बोल दी थी, उसमें ध्यान नहीं रहा था। इतनी बात यहां तक हमने क्लियर की कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है, किन की जयंती थी, कौन कौन से दिवस थे, वो हमने सब यहाँ पर देखे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब देखो आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगली खबर इस तरीके से है। देखो, एक योजना है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। क्या है? अभ्युदय योजना है। और जो ये अभ्युदय योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई है। देखिएगा हुआ क्या था, इसकी घोषणा कब हुई? तो इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि 24 जनवरी को हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। क्या मनाते हैं 24 जनवरी को? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इस उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ही इस योजना की घोषणा की गई थी, जो हमारे सीएम योगी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सीएम योगी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। देखो, जो योजना है किस लिए है? देखो, इसमें होगा क्या कि इस योजना के तहत देखो क्या होने वाला है कि जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, पीपीएस हो गया, एनडीए हो गया, तो इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो गरीब छात्र हैं या जिनके पास कम मतलब संसाधन है पढ़ने के, तो उन सब के लिए जो लाई गई है। इसके तहत क्या होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने मंडल 18 मंडल हैं, उन 18 मंडलों में कोचिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और उन कोचिंग संस्थानों में जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सब मतलब इसके तहत पढ़ाएंगे। तो इसमें देखो क्या होगा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, ये किसके लिए है? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे। क्या करेंगे? कोचिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। तो बात यहां तक हमने क्लियर की। देखो, अगली योजना है यूपी सरकार की। देखो, यूपी सरकार ने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है किसान कल्याण योजना। अगली क्या है? मतलब कि ये योजना जो किसान कल्याण योजना है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इसके तहत कि मतलब ऐसे साधन अपनाए जाएंगे जिनसे कि जो किसान है उनकी आय दोगुनी हो। क्या हो? मतलब ऐसी योजना चलाई गई है ये
जिसके तहत क्या होगा कि जो किसान हैं उनकी क्या हो, जो किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो योजना है ये चलाई गई है। दोनों योजनाएं क्लियर हो गई आपकी, दोनों किसकी हैं, दोनों यूपी सरकार की योजना है। एक तो योजना है आपकी कि जो कोचिंग संस्थान है उनकी स्थापना की जाएगी, जिससे कि जो गरीब छात्र हैं वो क्या कर सके, पढ़ सकें, और वो जो कोचिंग संस्थान है जो हमारे यूपी के 18 मंडल है उन 18 मंडल में कोचिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे, और वहां पर जो आईपीएस या आईएएस जो ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, वो वहां पर अपनी कक्षाएं संचालित करेंगे, मतलब क्या करेंगे, वहां पढ़ाएंगे। इतनी बात यहां तक हमने क्लियर की। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है, देखो अगली खबर इस तरीके से है, 2 सैन्य अभ्यास। तो एक तो है देखो सी विजिल, सी विजिल 2021। ये जो क्या है, भारतीय जो नौसेना है उसका रक्षा अभ्यास है। ये क्या है, भारतीय नौसेना का ये क्या है, भारतीय नौसेना का एक रक्षा अभ्यास है, या इसे हम कह सकते हैं तटीय सुरक्षा अभ्यास। तटीय सुरक्षा अभ्यास इसे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मतलब भारत की तटीय सीमा है उस तटीय सीमा को मजबूत करने के लिए, जिससे कि दूसरा कोई देश हमारे देश पर समुद्र के रास्ते आक्रमण ना कर सके, उसके लिए जो अभ्यास है किया जाता है। कौन सा, जो सी विजिल अभ्यास है। इसे कौन करता है, जो हमारी भारत की जो नौसेना है, जो नेवी है, वो इस अभ्यास को करती है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो अगला अभ्यास क्या है, अगला अभ्यास है जिसका नाम है एम्फेक्स 21। अगला अभ्यास क्या है, अगला अभ्यास है एम्फेक्स 21। देखो जो एम्फेक्स 21 है, अगर हम बात करें इसकी, इसका जो आयोजन किया गया, देखो इसका आयोजन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। कहां किया गया है इसका आयोजन, पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन हुआ है। और पोर्ट ब्लेयर जो क्या है, जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान व निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो ध्यान रखें जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। क्या है ये, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब देखो जो ये अभ्यास है, ये जो अभ्यास है एम्फेक्स 21, ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। ये क्या है, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। तीनों सेनाओं से मतलब देखो हमारा क्या है, तीनों सेनाओं से मतलब ये है हमारा कि जैसे आपकी आर्मी हो गई, आर्मी के बाद एयरफोर्स हो गया, और एयरफोर्स के बाद इसमें आपकी हो गई नेवी। देखो जो आर्मी है, अगर हम बात करें आर्मी दिवस कब मनाते हैं, तो आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और इसके जो चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद। क्या है, मनोज मुकुंद इसके चीफ हैं। अब देखो अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और इसके जो चीफ हैं वो है राकेश कुमार भदौरिया। चीफ कौन है एयरफोर्स के, एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार भदौरिया। चीफ कौन है इसके, इसके चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, जो है वो क्या है इसके चीफ हैं, जो आपका ये है। तो अगर हम बात करें नेवी की, तो नेवी जो है देखो, जो नेवी है
नेवी दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और जो नेवी के चीफ हैं वो हैं करमबीर सिंह। चीफ कौन है इसके चीफ हैं करमबीर सिंह। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो तीनों सेनाओं हैं उनके बारे में कब दिवस होता है, कौन क्या चीफ है और कौन सा आपका संयुक्त अभ्यास था जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई आपकी, किस तरीके से चीजों को हमने देखा इसमें। अब देखो इसमें ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर देखो क्या है। अगली खबर देखो इस तरीके से है, कुछ निधन हैं जो हुए हैं। देखो महत्वपूर्ण जो निधन है, देखो वो हुए हैं क्या, महत्वपूर्ण निधन हुए हैं। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण निधन जो हुए हैं, देखो उनमें सबसे पहले एक है गुलाम मुस्तफा खान। कौन है? गुलाम मुस्तफा खान। जो गुलाम मुस्तफा खान है ये क्या थे? देखो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ये क्या थे? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे गुलाम मुस्तफा खान। देखो कोई भी निधन से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बस यही पूछा जाता है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ है, तो बताइएगा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ये शास्त्रीय गायक थे। दूसरे हैं जिनका नाम है नरेंद्र चंचल। दूसरे कौन है? नरेंद्र चंचल हैं। और ये क्या थे? देखो ये क्या थे? ये गायक थे। ये क्या थे? ये गायक थे। कौन? जो नरेंद्र चंचल गायक थे। इतना बात यहां तक क्लियर हुई। देखो अगली अगर हम बात करें, यहां से अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली देखो खबर, इससे अगली जो निधन है वो ये है कि एक है अस्ताद टैबू। कौन है? अस्ताद टैबू हैं। और जो अस्ताद टैबू थे ये थे प्रसिद्ध नृत्य कलाकार। ये कौन थे? प्रसिद्ध नृत्य कलाकार थे। उसके बाद देखो अगले हैं जिनका नाम है गोविंद शंकराचार्य। कौन थे? गोविंदाचार्य थे। देखो अगर हम बात करें गोविंदाचार्य की तो गोविंदाचार्य थे ये संस्कृत के विद्वान थे। क्या थे ये? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो 4 निधन हमने यहां देखे। अगला निधन देखो हुआ है जिनका नाम है मोतीलाल बोरा। मोतीलाल बोरा की अगर हम बात करें तो जो मोतीलाल बोरा हैं ये क्या थे? देखो ये थे राजनेता। ये राजनेता थे और ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? देखो ये एमपी के पूर्व सीएम व यूपी के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं जो आपके मोतीलाल बोरा थे। तो बात यहां क्लियर हुई। 5 नाम हमने लिखे, किसका क्या क्षेत्र है यही एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही से आप याद रख सकते हैं। अब देखो अगली निधन पर हम आते हैं और अगले व्यक्ति जो हैं उनका देखो क्या नाम है। अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रोटम नरसिम्हा। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रोटम नरसिम्हा। देखो जो रोटम नरसिम्हा हैं ये क्या है? अंतरिक्ष विज्ञानी हैं। ये क्या थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। क्लियर हुई? क्या क्या मिला है इनको? 1987 में तो मिला था पद्म भूषण और 2013 में मिला था इनको पद्म विभूषण। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक।
अगले अगर हम बात करें देखिएगा, तो अगले हैं जिनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। अगले कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखो धर्मपाल गुलाटी जो है, देखो ये विश्व प्रसिद्ध एमडीएच मसाला के मालिक हैं। ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध एमडीएच मसाला के मालिक हैं। क्या है ये, विश्व प्रसिद्ध एमडीएच मसाला के मालिक भी हैं। और देखो अगले, इन्हें कहा जाता है मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्या है, देखो ये मसाला किंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है मसाला किंग के नाम से। क्या है ये, मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध भी है ये। और अगली बात क्या है, देखो अगली बात है कि इनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्या हुआ, देखो इनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, जो धर्मपाल गुलाटी हैं। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। यहां तक देखो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन किसी न किसी। अब देखो अगली तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला जो निधन है किसका हुआ है, वो है धर्मपाल गुलाटी। कौन है, सॉरी धर्मपाल गुलाटी तो हम पढ़ चुके हैं। अगले हैं दिनेश्वर शर्मा। अगले कौन है, दिनेश्वर शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दिनेश्वर शर्मा थे, जब इनका निधन हुआ है तो ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। क्या थे ये, लक्षद्वीप के प्रशासक थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के लक्षद्वीप के प्रशासक, इनका निधन होने के बाद वर्तमान प्रशासक कौन है, तो जो वर्तमान प्रशासक हैं यहाँ के, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। वर्तमान प्रशासक कौन है, वर्तमान प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, जिनको मिला हुआ है अतिरिक्त कार्यभार। क्या मिला हुआ है इनको अतिरिक्त कार्यभार मिला हुआ है। जो प्रफुल्ल पटेल हैं, इनके बनने के बाद ये जो प्रफुल्ल पटेल हैं, वैसे अतिरिक्त कार्यभार का मतलब क्या हुआ कि इनके पास किसी और प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के भी ये प्रशासक हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रशासक हैं वो दादरा नगर हवेली व दमनदीप के प्रशासक हैं। कहां के प्रशासक हैं ये, दादरा नगर हवेली और दमनदीप के प्रशासक हैं। देखो जो दादरा नगर हवेली और दमनदीप है, पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनका विलय कर दिया गया। क्या हुआ, देखो 26 जनवरी 2020 को क्या हो गया, इनका विलय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है दमन। राजधानी क्या है यहाँ की, दमन राजधानी है। याद रख सकते हैं कि कब विलय हुआ दोनों का, तो विलय हुआ था 26 जनवरी 2020 को। एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखो अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। राजधानी क्या है यहाँ की, राजधानी है कवरत्ती। और जो ये लक्षद्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का मतलब होता है कि मूंगा एक जीव होता है, और मूंगा जीव के जो अवशेष होते हैं वो इकट्ठे होकर एक चट्टान बना लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको, मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। कौन से सागर में है, ये जो है अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ है, अरब सागर में है।
देखिएगा, अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में 28 तो हैं राज्य, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर हट गया राज्य से, और 8 हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन सबको हमने देखा एग्जाम के लिए, और उनसे जुड़े हुए जितने फैक्ट थे उन सब फैक्ट पर हमने चर्चा की। तो धन्यवाद साथियों। अब हमें